नमस्कार। स्वागत है आपका प्रमुख अकेडमी में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस जीएस पेपर 1 ऑफ यूपीएससी मेंस 2025। मुख्य रूप से हम बात करेंगे ज्योग्राफी के खंड के बारे में, ज्योग्राफी के सेक्शन के बारे में। ज्योग्राफी के प्रश्न जो इस बार पूछे गए हैं उसमें हमें एक समानता दिखाई देती है। यूपीएससी ने इस बात पर सबसे ज़्यादा फोकस दिया है कि किस तरह से ज्योग्राफी को लिंक किया जा सकता है इन्वायरमेंट के साथ और सोसाइटी के साथ। यही पूरा का पूरा सेंट्रल आइडिया रहा है इस बार के पूरे प्रश्न पत्र में। इसके अलावा एक और पर्सपेक्टिव हमें जानने को मिलता है जो यूपीएससी ने पूछा है, वो है एग्जाम्पल। ज़्यादा से ज़्यादा आपसे एग्जाम्पल मांगे गए हैं। एग्जाम्पल से मांगने का तात्पर्य यह है कि यूपीएससी अब ये चाहता है कि आप बुक से बाहर निकलकर ग्राउंड लेवल की अगर आप समझ रखेंगे देन ओनली यू कैन डील विद द क्वेश्चंस जो इस बार पूछे गए। इस बार ये प्रश्न जिस तरह से पूछे गए हैं और मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है आपको प्रमुख अकेडमी के मटेरियल और प्रमुख अकेडमी की टेस्ट सीरीज में से मिल जाएंगे। सारे के सारे तथ्य, सारे के सारे एलिमेंट्स जो प्रश्न में पूछे हुए हैं आप उन्हें ट्रेस कर सकते हैं, आपको वो आसानी से मिल जाएंगे प्रमुख अकेडमी के सभी मटेरियल्स और रिसोर्सेज में। इस बार में अगर हम देखें जो प्रश्न पूछे हैं, यूपीएससी ने 4 प्रश्न पूछे हैं जो लगभग 10 मार्क्स के हैं, 10 मार्कर्स, 150 वर्ड्स में पूछा है। और वहीं आप देखेंगे 5 क्वेश्चंस, लगभग 5 प्रश्न हैं जो 15 मार्क्स के आसपास पूछे गए हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मोर देन 100, दिस इज व्हाट द वेटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन अंडर दिस जीएस पेपर 1। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए और किस तरह से क्वेश्चन का स्ट्रक्चर हमें बनाना चाहिए, स्पेशली कंटेम्प्रेरी रेफरेंस के साथ, ताकि आगामी परीक्षाओं में या आगामी मेंस में आपको ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और ये स्ट्रेटजी आप अपने आंसर राइटिंग के सेशंस के दौरान भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इस पूरे के पूरे प्रश्न में जो डिमांड है वो जलवायु परिवर्तन और जो स्मॉल आइलैंड नेशंस हैं उनको क्या क्या उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, इसी के आसपास ये पूरा का पूरा प्रश्न है। और फिर से मैं आपको जोर दे रहा हूँ इस बात पर कि उदाहरण के साथ चर्चा करिए, एग्जाम्पल आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेंशन करना है। तो स्ट्रक्चरली अगर हम जाएं, फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चरली अगर हम देखें तो आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इंट्रोडक्शन आपको लिखना है कंटेम्प्रेरी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं स्मॉल आइलैंड, एक सिड स्कोर करके एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो आप लिख सकते हैं स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। सिड स्कोर करके एक कॉन्फ्रेंस हुआ था 2024 में, यूएन का कॉन्फ्रेंस था। तो आप उस कॉन्फ्रेंस को साइड कर सकते हैं, उस कॉन्फ्रेंस का आप यहाँ पर इंट्रोडक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आप मेंशन कर सकते हैं कि इट इज़ बिकॉज ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक वार्मिंग, इट इज़ बिकॉज ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन, इट इज़ बिकॉज ऑफ द मेल्टिंग ऑफ आइस, इट इज़ बिकॉज ऑफ द हॉटर ओशियन नाउ डेज। यहाँ पर बहुत सारे फिजिकल, इकोलॉजिकल और लीगल चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं दीज सिड्स 4 कंट्रीज। अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन के बाद अगर हम बात करें मेन बॉडी की, जहाँ पर आपको मोस्ट ऑफ दी चैलेंजेस आपको एड्रेस करने हैं, बेटर वे ऑफ प्रेजेंटेशन ये हो सकता है कि आप यहाँ पर एक मैप बना सकते हैं। उस मैप में आप सारे कंट्रीज, लगभग 30+ कंट्रीज हैं, आइलैंड नेशंस हैं, मोस्ट ऑफ देम आर लाइंग इन द ट्रॉपिकल रीजन। आप उन सारे कंट्रीज का मैप बनाकर आप उनको इंडिकेट कर सकते हो कि यस दीज आर द कंट्रीज। तो यहाँ पर आप बेटर वे ऑफ प्रेजेंटेशन सीख सकते हैं। यहाँ पर आप थर्मल एक्सपेंशन के बारे में लिख सकते हैं और यहाँ पर जैसे हमने चर्चा की मैप बना सकते हैं। आप दिखा सकते हैं वर्ल्ड मैप इस तरह से कि लाइक वेयर वी हैव कंट्रीज, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्पेशली स्मॉल आइलैंड नेशंस। आप इसमें एग्जांपल डाल सकते हैं, आप इसमें एग्जांपल डाल सकते हैं किरीबाती का, आप इसमें एग्जांपल डाल सकते हैं मालदीव्स का, मार्शल आइलैंड, आप इसमें एग्जांपल डाल सकते हैं सेशेल्स का, फिजी का एग्जांपल डाल सकते हैं, आप बारबाडोस का एग्जांपल डाल सकते हैं। तो दीज आर दी डोमिनेंट, अगर हम देखें विद रेस्पेक्ट टू दीज स्मॉल आइलैंड नेशंस, तो यहाँ पर आप इस तरह से उनको इंडिकेट कर सकते हैं मैप।
मेन बॉडी की डिमांड की तरफ चलते हैं, जो पूछा है कि कैसे प्रभावित कर रही है। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच हम देखते हैं, बॉडी का पार्ट हम देख सकते हैं। हियर यू कैन मेंशन अबाउट द इरोजन। आप लिख सकते हैं कि जो सी कोस्ट लाइन है वो इरोड हो रही है, आप एग्जांपल दे सकते हैं मॉलदीव्स का। आप लिख सकते हैं कि देयर इज अ सैलिनाइजेशन, सैलिनाइजेशन इज देयर। और सैलिनाइजेशन किसके कंटेक्स्ट में सैलिनाइजेशन हो रहा है? सॉइल एज वेल एज वाटर। और सॉइल और वाटर का सैलिनाइजेशन का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं किरिबाती। किरिबाती में यहाँ पर सॉल्ट इंट्रूजन हो रहा है इनटू द थिन फ्रेश वाटर बॉडीज। आप लिख सकते हैं रिफ कोलैप्स के बारे में, कि कोरल रिफ्स है उसका जो है वो कोलैप्स हमें देखने को मिल रहा है व्हेन इट कम्स टू द इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव। रिफ कोलैप्स में आप एग्जांपल डाल सकते हैं सेशेल्स का, मालदीव्स का। तो इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव में आप इस तरह से लिख सकते हैं। आप और अगर कंटिन्यू हम करना चाहें तो आप लिख सकते हैं अबाउट दी लाइवलीहुड लॉसेस के बारे में। आप लिख सकते हैं अबाउट दी बायोडाइवर्सिटी डिग्रेडेशन। बहुत सारे मल्टीपल वेज हैं लिखने के। बायोडाइवर्सिटी डिग्रेडेशन के बारे में भी आप लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं डिजास्टर एम्प्लीफिकेशन के बारे में। आप लिख सकते हैं अबाउट द कंडीशन विच इज यू कैन से विद रिस्पेक्ट टू द हेल्थ। सोवरेनिटी का रेफरेंस आप यहाँ पर डाल सकते हैं कि जेड बदल जाएगा। सोवरेनिटी के अलावा आप डाल सकते हैं इशू लाइक स्टेटलेसनेस, है ना, जैसे बिकॉज ऑफ दी सी लेवल राइजिंग। किरिबाती में एक आइडेंटिटी क्राइसिस हमें देखने को मिल रहा है, और दैट आइडेंटिटी क्राइसिस इज व्हाट? स्टेटलेसनेस। इन लोगों को रीलोकेट करना पड़ रहा है। जब रीलोकेट करेंगे तो आपकी सोवरेनिटी, आपकी ट्रेडिशन, आपका आइडेंटिटी क्राइसिस विल बी देयर। यू कैन राइट डाउन इन दिस वे। पॉलिटिकल एस्पेक्ट में आप लिख सकते हैं बेसिकली दी आइडेंटिटी क्राइसिस इज एक्चुअली बीइंग फेस्ड बाय द पीपल ऑफ किरिबाती। आप इसमें एग्जांपल डाल सकते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं डिजास्टर्स, विद रेस्पेक्ट टू द डिजास्टर्स एम्प्लीफिकेशन इन ट्रॉपिकल एरियाज स्पेसिफिकली आप मेंशन कर सकते हैं। टोंगा जैसे कंट्री के बारे में आप मेंशन कर सकते हैं। मालदीव्स के बारे में आप यहाँ पर डिजास्टर के बारे में भी लिख सकते हैं। अब क्योंकि ये 150 वर्ड्स में था, सो वी कैन हैव दीज मेनी पॉइंट्स। लगभग लगभग वो काफ़ी होंगे। इसके अलावा आप चाहें तो इसको करने का दूसरा तरीका ये कि आप चाहें तो इन सारे पॉइंट्स को आप समराइज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंट, इन टर्म्स ऑफ सोशो इकोनॉमिक, इन टर्म्स ऑफ कल्चरल, डिजास्टर और ह्यूमन इकोसिस्टम के ऊपर आप जो है रिफ्रेम इसको कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल में आप लिख सकते हैं सबमर्जेंस, इरोजन, इकोसिस्टम कोलैप्स। सोशो इकोनॉमिक में आप इन्हीं पॉइंट्स को फिर से जो है रिकंसोलिडेट करके लिख सकते हैं। लाइवलीहुड थ्रेट्स के बारे में, वाटर एंड फूड इनसिक्योरिटी के बारे में, आप माइग्रेशन के बारे में भी लिख सकते हैं। कल्चरल एस्पेक्ट की अगर मैं बात करूं तो आप लिख सकते हैं कि देयर इज आइडेंटिटी क्राइसिस, कल्चरल लॉसेस, माइग्रेशन, क्लाइमेट, रिफ्यूजी जैसे टर्म्स भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। डिजास्टर के लिए आप लिख सकते हैं इंटेंसिफिकेशन इन साइक्लोन्स व्हेन इट कम्स टू दी स्मॉल आइलैंड नेशंस। हेल्थ रिस्क आप लिख सकते हैं। वाटरबॉर्न डिजीजेस के बारे में आप लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो कुछ इस तरह से आप स्ट्रक्चरिंग और इस तरह से आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को एड्रेस कर सकते हैं। लास्टली अगर आपसे बात की जाए सोल्यूशन के बारे में, लास्टली अगर आपसे बात की जाए कंक्लूजन के बारे में या वे फॉरवर्ड अगर मैं कह दूं, तो वे फॉरवर्ड में इट्स बेटर टू राइट अबाउट दी डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आप लिखेंगे डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। आप लिख सकते हैं भारत का जो इनिशिएटिव है दैट इज कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके बारे में आप लिख सकते हैं, जो भारत की पहल है। भारत को कोट करके आप लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं अबाउट नेचर बेस्ड सोल्यूशन, कि प्रकृति पर आधारित हमें ऐसे सोल्यूशन लेने चाहिए जो कि इन इस पर्टिकुलर जो चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस से कैसे हम रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। आप यहाँ पर चाहे तो डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, आप चाहे तो एग्जांपल दे सकते हैं सेंडाई फ्रेमवर्क का। तो दिस कैन बी लाइक अ स्ट्रक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द लिंकेजेस, यूपीएससी ने बहुत डाइवर्स लिंकेजेस के साथ इस प्रश्न को, तो दैट्स हाउ यू कैन डील विद दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। तो प्रश्न जो पूछा है, प्रश्न का जो पूरा सेंट्रल आइडिया है, दैट सेंट्रल आइडिया ऑफ क्वेश्चन इज अराउंड दी नॉन फार्म एक्टिविटीज। ध्यान रखिएगा, प्राइमरी एक्टिविटीज पर ही प्रश्न है, बट पूछा है नॉन फार्म एक्टिविटीज।
तो वो कौन सी गैर कृषि आधारित प्राथमिक गतिविधियां हैं, कौन सी हैं, उसके बारे में बताना है। और इस क्वेश्चन को यूपीएससी ने बहुत अच्छे से ट्विस्ट किया है। यूपीएससी ने इसको भारत के संदर्भ में आपसे पूछ लिया, और फिर वही जो मैंने आपको बताया कि उदाहरण पे यूपीएससी ने सबसे ज़्यादा फोकस किया है। तो डिस्कस विद सुटेबल एग्जाम्पल। So what are non-farm primary activities? How these activities are related to the physiographic features of India? Discuss with suitable example. 150 शब्दों का आपको उत्तर लिखना है इसमें। तो शुरू करते हैं हम अपना स्ट्रक्चरल अप्रोच। स्ट्रक्चर में फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कर सकते हैं, आप डिफाइन कर सकते हैं व्हाट इज दीज नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज। आप इसका डेफिनेशन कर सकते हैं, आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। आप डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट आर द प्राइमरी एक्टिविटीज। तो आप लिख सकते हैं कि देर इज अ लाइक नेचुरल रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, इसके बारे में आप मेंशन कर सकते हैं ओवरऑल। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो नॉन फार्म एक्टिविटीज है बट प्राइमरी एक्टिविटीज का पार्ट है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अबाउट, यू कैन से, आप लिख सकते हैं फिशिंग के बारे में, फॉरेस्ट्री के बारे में, माइनिंग के बारे में, क्वेरिंग के बारे में। आप लिख सकते हैं हंटिंग, गैदरिंग, नोमैडिक हर्डिंग और सॉल्ट मेकिंग जैसे आइडियाज आप इंट्रोडक्शन में डाल सकते हैं। तो बेसिकली यू हैव टू डिफाइन और यू हैव टू गिव द एग्जाम्पल ऑफ नॉन फार्म एक्टिविटीज। ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट मैप्स। जितने ज़्यादा मैप आप ज्योग्राफी के प्रश्नों में इस्तेमाल करेंगे उतने ही आपके प्रश्न डाइवर्स होंगे, मल्टीपल एस्पेक्ट को एड्रेस करते हुए निकलेंगे। तो यहाँ पर आप भारत का मैप बना सकते हैं, और जब आप इंडिया का मैप बनाएंगे तो इंडिया के मैप बनाने के साथ साथ आप दो चीज़ें कर सकते हैं। इसमें आप एक तो फिजियोग्राफिक फीचर्स दिखा सकते हैं कि वी हैव अ कोस्टल प्लेन्स हियर, वी हैव अ डेक्कन प्लेटू हियर। उदाहरण के तौर पर आप इस तरह से कर सकते हैं कि वी हैव अ कोस्टल प्लेन्स हियर। आप लिख सकते हैं कि वी हैव अ डेक्कन प्लेटू हियर। आप उदाहरण के तौर पर इस तरह से लिख सकते हैं कि वी हैव अ नॉर्दर्न प्लेन्स, वी हैव अ ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स हियर। इसको हम, वी हैव अ ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स हियर। आप लिख सकते हैं कि हियर यू हैव दीज हिमालयाज। और देखिए प्रश्न ने पूछा है कि कौन सी नॉन फार्म एक्टिविटीज है जो इन फिजियोग्राफिक फीचर्स के साथ अटैच्ड है। आप डेजर्ट भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे बेहतर तरीके हो सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू द प्रेजेंटेशन तो आप क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि कोस्टल एरियाज में कौन सी नॉन फार्म एक्टिविटीज होगी। आप लिख सकते हैं फिशिंग, आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल डाल सकते हैं कोंकण, मालाबार और कोरोमंडल कोस्ट का, कि हियर इन दीज कोस्ट वी हैव व्हाट, फिशिंग और अलाइड एक्टिविटीज। आप लिख सकते हैं पर्ल फिशिंग इन गल्फ ऑफ मन्नार इज वेरी फेमस फॉर पर्ल फिशिंग। आप लिख सकते हैं सीवीड विच इज देयर इन द तमिलनाडु, आप मेंशन कर सकते हैं। आप मेंशन कर सकते हैं प्रॉन कल्चर इन आंध्र प्रदेश डेल्टा। तो आप इस तरह से लाइक वन आप लिख सकते हैं, टू अबाउट दी आंध्र प्रदेश, आप थ्री करके लिख सकते हैं इन तमिलनाडु, राइट। तो आप इस तरह से यू कैन अप्रोच, यू कैन हैव अ बेटर प्रेजेंटेशन। आप डायग्राम, ज्योग्राफी के हिसाब से आपने डायग्राम ड्रॉ कर दिया, आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एड ऑन कर रहे हैं। और वहीं आप क्या कर सकते हैं, ऑन द अनदर साइड ऑफ द बॉडी कंटेंट जो आपको एड्रेस करना है, आप लिख सकते हैं कि जो हमारे कोस्टल रीजन है या कोस्टल प्लेन्स आप कह लीजिए, कि कोस्टल प्लेन्स में क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी, स्पेशली नॉन फार्म। तो आप लिख सकते हैं फिशिंग, जैसा अभी मैंने आपको बताया, आप पर्ल फिशिंग लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं प्रॉन कल्चर, आप लिख सकते हैं सॉल्ट मेकिंग, सॉल्ट मेकिंग व्हेन इट कम्स टू द रैन ऑफ कच्छ। तो आप चार लिख के आप लिख सकते हैं कि रैन ऑफ कच्छ में दे हैव दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी। ऑलराइट, वहीं हम आगे चले तो आप लिख सकते हैं अबाउट दी प्लेन्स, मीन्स दी ग्रेट प्लेन्स या ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में आप लिख सकते हैं। इंडो गैंगेटिक प्लेन्स भी आप लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू द रिवराइन फिशिंग, आप लिख सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू द इनलैंड फिशिंग के बारे में आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इनलैंड फिशिंग आपने लिखा, फॉर एग्जांपल आपने लिखा रिवराइन फिशिंग। रिवराइन फिशिंग के बारे में आप लिख सकते हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हैं वेटलैंड के बारे में आप लिख सकते हैं, या wetland related activities you can write down. We can have a some sort of uh,
फिशिंग और द फार्मिंग एक्टिविटीज व्हेन इट कम्स टू द वेटलैंड। आप चाहे तो लिख सकते हैं कि दीज फ्रेश वाटर रिसोर्सेज स्पेशली इन द ग्रेट प्लेन्स वी हैव एक्वाकल्चर। आप एक्वाकल्चर को भी मेंशन कर सकते हैं। वहीं अगर हम चलें, जो तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफिक फीचर्स है, दैट इज द प्लेटू। आप प्लेटू के कंटेक्स्ट में आप लिख सकते हो कि दिस प्लेटू इज रिच इन टर्म्स ऑफ व्हाट मिनरल डिपॉजिट्स। तो आप लिख सकते हैं कि माइनिंग एंड क्वारिंग इज एक्चुअली बीइंग टेकन प्लेस हियर। छोटा नागपुर प्लेटू का एग्जांपल डाल सकते हैं आप, सिंहभूम कोरपुट का एग्जांपल डाल सकते हैं, आयरन कोल बॉक्साइट इन सब का एग्जांपल डाल सकते हैं, या उसी चीज़ को आप मैप में भी शो कर सकते हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्लेटू में लाइक वी हैव सम ट्राइबल एरियाज, और ट्राइबल एरियाज के कंटेक्स्ट में आप लिख सकते हैं दैट वी हैव अ मिनरल रिच रीजन्स। फॉरेस्ट्री आप लिख सकते हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के बारे में आप लिख सकते हैं, तेंदू लीफ आप लिख सकते हैं, बैम्बू के बारे में इनका कलेक्शन किया जाता है। तो यू कैन राइट डाउन अबाउट दीज फीचर्स एज वेल, दैट व्हाट आर दी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। आप इन सब को इस पर्टिकुलर मैप में डिनोट कर सकते हो। प्लेटू के बारे में आप लिख सकते हैं मिनरल रिच रीजन्स एंड माइनर फॉरेस्ट रीजन्स स्पेसिफिकली विथ रेस्पेक्ट टू द ट्राइबल क्लस्टर्स। फिर अगर हम देखें फिजियोग्राफिक फीचर में, तो आप चर्चा कर सकते हैं हिमालय के बारे में, और हिमालय के कंटेक्स्ट में आप लिख सकते हैं अबाउट द नोमैडिज्म। आप हिमालय के कंटेक्स्ट में आप लिख सकते हो अबाउट द पैस्टोरल इकोनॉमी। आप लिख सकते हो फॉरेस्ट प्रोड्यूस के बारे में, आप लिख सकते हो टिम्बर के बारे में, आप लिख सकते हो मेडिसिनल हर्ब्स के बारे में, रिवराइन फिशिंग के बारे में भी आप लिख सकते हो हिमालय के कंटेक्स्ट में। तो हर्ब्स के बारे में आप लिख सकते हो, आप लिख सकते हो लाइक दिस नॉमैडिक हर्डिंग के बारे में, आप लिख सकते हो विथ रेस्पेक्ट टू दी रिवराइन फिशिंग के बारे में। हाउएवर दिस पॉइंट इज रिपीटिंग रिवराइन फिशिंग, लेकिन हिमालय का कंटेक्स्ट में आप चाहे तो उसे लिख सकते हैं। अगेन अगर आप देखेंगे जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफिक रीजन है दैट इज द सेमी एरिड रीजन्स, और डेजर्ट आप लिख सकते हैं। तो डेजर्ट में भी अगर आप देखेंगे व्हाट नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज आर देयर, पैस्टोरल इकोनॉमी आप लिख सकते हैं। पैस्टोरल इकोनॉमी के अलावा आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं अबाउट दी सॉल्ट पैंस या सॉल्ट माइनिंग के बारे में आप लिख सकते हैं। तो हियर यू कैन मेंशन अबाउट दी पैस्टोरल इकोनॉमी, और आप लिख सकते हैं सॉल्ट फार्मिंग। तो इन दिस वे आपने जो मैप में चीज़ें एड्रेस की है, यू कैन पुट ऑल ऑफ दीज थिंग्स हियर। लास्ट में आप लिख सकते हैं कि जो नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज़ में जो ये वैरायटी आ रही है, दिस वैरायटी इज प्राइमरीली ड्यू टू द वैरायटी और डाइवर्सिटी ऑफ जोग्राफिकल फैक्टर्स। The diversity of geographical factors resulted into the diversity of non-farm primary activity. भारत में विविधताओं की वजह से आपको ये सारे के सारी विविधता भरी आपको नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज देखने को मिलेगी। तो इस तरह से आप जो है स्ट्रक्चरली यू कैन अप्रोच दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो बहुत छोटा सा प्रश्न है, 150 वर्ड्स में आपको कंक्लूड करना है, तो आपको वर्ड स्पेस की कमी रहेगी। तो इस तरह से आप बेटर प्रेजेंटेशन करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप पुट कर सकते हो। अब मैं एक चीज़ और यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा, व्हेन यू ड्रॉ अ मैप, ये वर्ड काउंटिंग में नहीं आता है। तो आपको यहाँ पर एक नेचुरल एडवांटेज मिल जाता है ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्लेस कर सकते हो विदाउट राइटिंग। तो अप्रोच बेटर यही रहेगा इस प्रश्न को करने का, कि आप मैप में सारे फिजियोग्राफिक रीजन्स आप इंडिकेट कर दीजिए, और वहीं पर आप बता दीजिए कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ विल बी देयर। हिमालय के कंटेक्स्ट में आप लिख सकते हैं ये वाली एक्टिविटीज़, आप नॉर्दर्न प्लेन्स के कंटेक्स्ट में आप लिख सकते हैं वी हैव दीज एक्टिविटीज़, और डेक्कन प्लेटू के रीजन में आप लिख सकते हैं वी हैव अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड ऑल। और अगेन इसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट्स के आप नाम लिख सकते हैं। मुख्य रूप से अगर हम देखें कोस्टल रीजन में, जैसे आपको हमने बताया कोंकण मालाबार के आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, डेक्कन में आप आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ग्रेट प्लेन्स में आप यूपी बिहार के एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, आप हिमालय में अगर देखेंगे तो उत्तराखंड का एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश का आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। डेजर्ट के आसपास की बात करें तो राजस्थान और रैन ऑफ कच्छ, हालांकि डेजर्ट नहीं है वो, बट रैन ऑफ कच्छ ऑफ गुजरात का भी आप यहाँ पर रेफरेंस दे सकते हैं। तो दैट विल बी ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। करने के बहुत तरीके हम देख रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट वे टू डील विद दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन। आगे चलते हैं।
सिक्स्थ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है अबाउट दी इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ सोलार एनर्जी जनरेशन। जो सौर ऊर्जा है उसके क्या क्या इकोलॉजिकली और क्या क्या इकोनॉमिकली बेनिफिट्स हमें हो सकते हैं। बहुत ही बुनियादी रूप से पूछा गया प्रश्न है। हालांकि ये प्रश्न पूरा का पूरा ज्योग्राफी के साथ साथ जो है इन्वायरमेंट की तरफ ज़्यादा टिल्ट होता हुआ दिखेगा आपको, बट ठीक है, ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, दोनों में ओवरलैपिंग ही है मुख्यतः। तो देखिए, फिर से मैं आपका ध्यान इसी चीज़ पर लेके आना चाह रहा हूँ, सुटेबल एग्जाम्पल। लगातार 3 प्रश्नों में हमने देखा है कि यूपीएससी एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा पूछ रहा है। अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो इंट्रोडक्शन में आप शुरुआत कर सकते हैं विद द विजन ऑफ सूर्यपुत्रा। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने सूर्यपुत्रा का कंसेप्ट दिया था कि ट्रॉपिकल कंट्रीज के बारे में। आप चाहें तो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि व्हाट आर द नेचुरल फैक्टर्स ड्यू टू विच भारत को एडवांटेज है व्हेन इट कम्स टू दी सोलार एनर्जी जनरेशन। आप लिख सकते हैं कि 300 से अधिक दिन जो है हमारे यहाँ पर सनशाइन रहता है, सो वी हैव अ गुड पोटेंशियल व्हेन इट कम्स टू दी सोलार एनर्जी जनरेशन। तो इंट्रोडक्शन में आप इस तरह की बातें लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं अबाउट सूर्यपुत्रा, आप लिख सकते हैं अबाउट दी कंडीशंस, जिसमें हमने बात की अबाउट दी 300 डेज के आसपास का जो टाइम पीरियड है, आई मीन वी हैव अ सनशाइन, आप इसे मेंशन कर सकते हैं। आप इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं कि जो हमारा 500 गीगावाट का जो टारगेट है, 500 गीगावाट का जो हमारा टारगेट है, दैट इज अबाउट टू अचीव बाई 2020 2030, ये भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सोलर से हमें मदद मिलेगी, इस तरह का आप रेफरेंस यहाँ पर इंट्रोडक्शन में डाल सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें बॉडी मेन पार्ट, मेन डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, तो यहाँ पर 2 डिमांड्स पूछी गई हैं। द वेरी फर्स्ट डिमांड इज इकोलॉजिकल। आप इस तरह से मैप या टेबल बना सकते हैं, माफ कीजिएगा मैप नहीं, टेबल बना सकते हैं, इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल। आप इस तरह से बेटर प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। इकोलॉजिकल में आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं अबाउट द रिडक्शन इन द GHG emission that will able to sustain the urban ecosystem। अर्बन इकोसिस्टम का आप यहाँ पर एग्जांपल दे सकते हैं। दूसरा, आप इकोलॉजिकल एस्पेक्ट में ही लिख सकते हैं दी बेटरमेंट इन द एयर क्वालिटी, एयर एंड वाटर क्वालिटी को आप लिख सकते हैं, which ultimately lead to the to some sort of, you can say, biodiversity। यहीं पर आप लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द वेरिड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन। जैसे आप लिख सकते हैं कि सोलर पैनल से व्हेन वी हैव अ फार्मिंग, तो जो लैंड यूज है उस लैंड यूज से हम फॉसिल फ्यूल के ऊपर जो है डिपेंडेंसी को हम कम कर सकते हैं। मीन्स इंस्टेड ऑफ जनरेटर नाउ वी कैन यूज सोलर पैनल्स। तो व्हाट यू कैन राइट डाउन दैट जो इशू हो रहा है इन टर्म्स ऑफ द डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल, दैट कैन बी रिड्यूस। तो आप लिख सकते हैं लैंड यूज बेटर और ऑप्टिमम लैंड यूज, और उसी से क्या होगा, दे विल बी अ प्रोटेक्शन ऑफ वेरिड इकोसिस्टम। वेरिड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन के बारे में आप लिख सकते हैं यहाँ पर। वहीं अगर हम देखें एनर्जी सिक्योरिटी जैसे पर्सपेक्टिव, आप लिख सकते हैं व्हेन इट कम्स टू द इकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ सोलर पैनल्स। आप लिख सकते हैं क्लाइमेट अडेप्टेशन के बारे में लिखा जा सकता है, सस्टेनेबल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में यू कैन ऑल्सो राइट डाउन हियर, जो कि अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट करेंगे सस्टेनेबल अर्बन इकोसिस्टम के बारे में। तो दीज इकोलॉजिकल पॉइंट्स यू कैन मेंशन। वहीं अगर आप बात करें विद रिस्पेक्ट टू द इकोनॉमिकल बेनिफिट्स, इकोनॉमिकल बेनिफिट्स में आप सबसे पहले क्या लिख सकते हैं? यू कैन राइट डाउन अबाउट द कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस। आप लिख सकते हैं कि मूल्य के लिए ना देर विल बी सम सॉर्ट ऑफ कंपटीशन, कॉस्ट कंपटीशन, बिकॉज ग्रीन एनर्जी जो है वो चीपर होगी एज कम्पेयर टू द न्यू फॉसिल फ्यूल प्लांट्स या न्यू न्यूक्लियर प्लांट्स। आप लिख सकते हैं यहाँ पर जॉब क्रिएशन, आप लिख सकते हैं अबाउट द लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, स्किल्ड लेबर,
जैसी चीज़ें आप लिख सकते हैं। आप रूरल डेवलपमेंट के बारे में आप लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं अबाउट दी पॉवर्टी, एनर्जी पॉवर्टी से बाहर हम आ जाएंगे। आप लिख सकते हैं एनर्जी रिचनेस इन रूरल एरियाज। आप लिख सकते हैं अबाउट द रिडक्शन इन द इम्पोर्ट बिल। आप लिख सकते हैं अबाउट द इंडस्ट्रियल ग्रोथ और जो इनोवेशन हम सोलर की वजह से फैसिलिटेट कर रहे हैं, आप उसके बारे में लिख सकते हैं। जैसे इंडिया इज़ अ हब फॉर सोलार मॉड्यूल एक्सपोर्ट्स। हम सोलर के बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं अभी तक, स्पेशली हमारे देश में सोलर को लेके वी हैव अ वेरी गुड इनोवेशंस। तो आप ये भी चीज़ें यहाँ पर कोट कर सकते हैं। लास्टली प्रश्न के हिसाब से एक पैराग्राफ या एक पार्ट में आप जो है डाल सकते हैं चैलेंजेस। चैलेंजेस के बारे में आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो इकोलॉजिकल, देन इकोनॉमिकल, और जो तीसरा पार्ट है दैट इज व्हाट दी चैलेंजेस। आप चैलेंजेस के बारे में मेंशन कर सकते हो और आप बहुत ब्रीफ में मेंशन कर सकते हो। आप लिख सकते हो अबाउट द लैंड यूज या लैंड एक्विजिशन के बारे में, इज दी वन ऑफ द प्रॉब्लम। आप बैटरी स्टोरेज के बारे में लिख सकते हो या बैटरी टेक्नोलॉजी के बारे में लिख सकते हो। आप लिख सकते हो अबाउट दी एडिक्वेसी, या आप लिख सकते हो इनएडिक्वेट ग्रीन ट्रांसमिशन नेटवर्क्स। आप चैलेंजेस में इसे भी लिख सकते हो कि देयर इज अ लैक ऑफ ग्रीन ट्रांसमिशन नेटवर्क्स, है ना। तो हमारे पास वो ट्रांसमिशन नेटवर्क्स का अभी तक लैक है। डोमेस्टिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। कंक्लूजन में लास्ट लास्ट में आप क्या लिख सकते हो कि सोलर एनर्जी इंडिया के लिए क्या है, विन विन सिचुएशन है, क्योंकि ये हमें सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ धकेल रहा है और हमें एक ग्लोबल ग्रीन लीडर बनने की तरफ हमें धकेल रहा है। इंडिया को नेट जीरो इमिशन टारगेट्स अचीव करने में मदद मिलेगी। इंडिया को जो पेरिस टारगेट्स में या पेरिस अग्रीमेंट में जो हमने प्रोमिस किए हैं, या आप आईएनडीसी उसे कह सकते हैं, उसे फुलफिल करने में हमें मदद मिलेगी। तो कंक्लूजन में लास्टली आप ऐसे पॉइंट्स लिख के यू कैन समराइज द एंटायर आइडिया ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो दिस इज हाउ यू कैन डील विद दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं। बहुत ही बेसिक प्रश्न पूछा है, कोर ऑफ द कोर ज्योग्राफी। फिर वही बात, सुनामी क्या है, कहाँ और कैसे फॉर्म होती है, क्या उसके परिणाम है, कॉन्सिक्वेंसेज है, अगेन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया, और मैं फिर से बार बार एक ही चीज़ पे बार बार फोकस कर रहा हूँ, वो इसीलिए कर रहा हूँ कि आप उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ऑन करें और समझें कि हाँ, एग्जाम्पल का रेलेवेंस अब बहुत बढ़ चुका है। तो यूपीएससी इज कीप आस्किंग अबाउट दी एग्जाम्पल्स, लगातार वो एग्जाम्पल पूछते हैं। इस प्रश्न को डील करने के लिए आपके पास बहुत अच्छा स्टैटिक कंटेंट होना चाहिए। तो आप इंट्रोडक्शन में यू कैन डिफाइन सुनामी कि आखिर सुनामी क्या है। You can write down in this way that tsunami is basically a series of large ocean waves triggered by sudden displacement of water, and that sudden displacement of water is actually triggered by seismic energy या earthquake आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो डिफाइन कर सकते हैं आप यहाँ पर। डिफाइन करने के बाद आप ये भी लिख सकते हैं कि जो सुनामी का जो टर्म है वो जापानीज टर्म है, वहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ है, लाइक। तो बहुत ही क्रिस्प वे में ऑलमोस्ट 2-3 लाइन्स में यू कैन समराइज इट। मोस्टली आप लिख सकते हो उसके थोड़े से फीचर्स भी, फीचर्स लिख सकते हैं इसी पैराग्राफ वाले ही कंटेक्स्ट में ही। देयर इज अ लॉन्ग वेवलेंथ अप टू 200 किलोमीटर, देयर इज अ हाई स्पीड, है ना, लगभग लगभग 500 से 800 किलोमीटर पर आवर का स्पीड होगा। द वाटर डिस्प्लेसमेंट विल बी देयर, और जैसे ही शैलो एरियाज में आती है वेव ब्रेक हो जाती है, और वी हैव अ शोलिंग इफेक्ट। आप चाहे तो यहाँ पर शोलिंग इफेक्ट के बारे में भी लिख सकते हैं। तो इनमें से कोई भी आपको जो ठीक लगे यू कैन पिक एनी वन ऑफ देम। चलिए बॉडी कंटेंट पे आते हैं या मेन डिमांड पे आते हैं। तो अब प्रश्न में जो सबसे मेन डिमांड है उसमें हम पहला पार्ट एड्रेस करते हैं, दैट इज व्हाट द फॉर्मेशन। फॉर्मेशन बताना है आप, और यहाँ पर आप एक इलस्ट्रेशन ड्रॉ कर सकते हैं, आप एक डायग्राम बना सकते हैं कि यूपीएससी के ज्योग्राफी के सेक्शन में आप ज़्यादा से ज़्यादा इलस्ट्रेशन और मैप का इस्तेमाल करिए। आप बना सकते हैं कि हियर वी हैव अ ओशन बॉटम, हियर वी हैव अ like seismic energy which is releasing, and here we have a water. So the seismic energy, when it is releasing into the water, this led to the increased wavelength of water, and then ultimately this is what the direction in which the wave is propagating। और इसी को आप दिखा सकते हैं कि ये आपका नॉर्मल वेव, एंड दिस इज व्हाट दी सुनामी। और यहाँ पर आप एपिसेंटर,
ट्रस्ट, फोकस जैसी जो है लेबल्स का यूज़ करके डायग्राम को एनरिच कर। फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो फॉर्मेशन में आप सबसे पहले लिख सकते हो प्रोसेस। दैट प्रोसेस को आप डिफाइन कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ फ्लो ग्राफ के बारे में कि फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी अ रिलीजिंग ऑफ सीजमिक एनर्जी, एनर्जी से क्या होगा, वेवलेंथ बढ़ेगी, और वेवलेंथ से क्या होगा, देयर विल बी अ प्रोपगेशन। तो इस तरह से आप प्रोसेस डिफाइन कर सकते हो। प्रोसेस डिफाइन करने के बाद आप ये लिख सकते हो कि व्हेन इट कम्स टू द एनर्जी, तो व्हाट आर द वेज इन विच एनर्जी कैन बी रिलीज। तो आप लिख सकते हो सबसे पहले वी हैव अ सबमराइन अर्थक्वेक, यानी कि ओशन के बॉटम में व्हेन वी हैव अ अर्थक्वेक, तो इसके बारे में आप लिख सकते हो। सबमराइन अर्थक्वेक के बारे में आप लिख सकते हो। और अगेन एग्जाम्पल पूछा है आपसे, तो इंडियन ओशन सुनामी का आप एग्जाम्पल दे सकते हो जो कि 2004 में आई, का आप एग्जाम्पल दे सकते हो। इंडियन ओशन सुनामी 2004। वॉल्केनिक इरप्शन आप लिख सकते हैं सेकंड ऑप्शन, वॉल्केनिक इरप्शन। और वॉल्केनिक इरप्शन का आप एग्जांपल दे सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द टोंगा इरप्शन। तो पैसिफिक का जो रीजन है वहाँ पर वी हैव अ वन टोंगा इरप्शन इन 2022, बिकॉज ऑफ दैट वी हैव अ सुनामी। तो वॉल्केनिक इरप्शन भी सुनामी का एक कारण है, फॉर्मेशन में उसका रोल रहता है। तो आप वॉल्केनिक इरप्शन को भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। आप मेंशन कर सकते हैं इसके अलावा विद रिस्पेक्ट टू द सम सॉर्ट ऑफ लैंडस्लाइड एवलांचेस को भी मेंशन कर सकते हैं। अलास्का में ये इंसिडेंट हुआ था 1950s और 60s के दौर के आसपास, हमें ये देखने को मिलता है। और अगर हम देखें विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, तो जो प्रश्न का दूसरा पार्ट है वो क्या पूछ रहा है, प्रश्न का दूसरा पार्ट आपसे पूछ रहा है कि वेयर दे आर एक्चुअली फॉर्म्ड। तो वेयर दे आर फॉर्म्ड के कंटेक्स्ट में आपको लिखना है यहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक्स का एस्पेक्ट, दैट वेरेवर यू हैव कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस प्लेट बाउंड्री, वहीं पर आपको अर्थक्वेक देखने को मिलेगा। इसी का बेटर तरीका क्या हो सकता है, आप यहाँ पर एक मैप ड्रॉ करें और उस मैप में आप ड्रॉ कर सकते हैं अबाउट दी प्लेट्स, और उसी प्लेट्स के ऊपर आप प्लेस कर सकते हैं अर्थक्वेक्स को, और उसी के आसपास के रीजन में आप डाल सकते हैं किसको, सुनामी को। खासकर आप लिख सकते हैं, खासकर आप लिख सकते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में, आप लिख सकते हैं इंडियन ओशन के बारे में, आप लिख सकते हैं अटलांटिक ओशन के बारे में, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में आप लिख सकते हैं, इंडियन ओशन चैलेंजर चैलेंजर रिज के बारे में आप लिख सकते हैं जो कि डाइवर्जेंस प्लेट बाउंड्री का एग्जांपल है। आप अटलांटिक ओशन लिख सकते हैं, आप मेडिटेरेनियन सी लिख सकते हैं। इटली में लाइक सीना में वी हैव अ सुनामी इन समवेयर 1910 और 1908। तो यहाँ पर आप डाइवर्स वे में यू कैन राइट डाउन अबाउट, आप मेडिटेरेनियन ओशन का भी यहाँ पर एग्जांपल। ऑलराइट, तो वेयर दे आर फॉर्म्ड आप किस तरह से देख सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स हम शुरुआत में जो है इंट्रोडक्शन में ही प्लेस कर सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस की अगर हम बात करें जो कि थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का, देखिए इट इज़ सजेस्टेड कि आप अपने उत्तर को ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट्स और सब पार्ट्स में डिवाइड करें। अगर आप पार्ट्स और सब पार्ट्स में डिवाइड करेंगे दैट विल बी अ बेटर वे टू राइट योर आंसर, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा। उसी में आप इस तरह से अगर इलस्ट्रेशन ड्रॉ करेंगे दैट वुड बी लाइक कैरी ऑन द केक, सोने पर सुहागा वाली बात हो जाएगी। तो कॉन्सिक्वेंसेस अगर देखें जो कि थर्ड डिमांड है इस पूरे के पूरे प्रश्न का, थर्ड डिमांड हम यहाँ लिख रहे हैं। तो वी हैव दीज कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस में बहुत ही आम तरह के कॉन्सिक्वेंसेस आप लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं ह्यूमन कॉन्सिक्वेंस, गवर्नमेंटल कॉन्सिक्वेंस, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। ह्यूमन कॉन्सिक्वेंसेस में आप लिख सकते हैं अबाउट दी मास कैजुअलिटीज, डिस्प्लेसमेंट, हेल्थ क्राइसिस जैसे पॉइंट आप लिख सकते हैं। इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस में आप लिख सकते हैं अबाउट द इकोसिस्टम डैमेज, अबाउट द सॉइल एंड वाटर सैलिनाइजेशन, आप लिख सकते हैं अबाउट दी टोपोग्राफिकल चेंजेस, जियोमॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज में आप लिख सकते हैं अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज में ही आप लिख सकते हैं अबाउट दी रिसोर्सेज डिस्ट्रप्शन के बारे में आप लिख सकते हैं। आप लाइवलीहुड लॉसेस के बारे में आप लिख सकते हैं। आप चाहे तो लिख सकते हैं अबाउट दी ग्लोबल ट्रेड एस्पेक्ट के बारे में आप लिख सकते हैं। सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं अबाउट दी डैमेज टू द हेरिटेज, जैसे तमिलनाडु का जो हमारा टेम्पल है दैट इज दी वी हैव वन टेम्पल ऑन दी शोर लाइन ऑफ तमिलनाडु, दैट इज दी मामल्लापुरम टेम्पल जो है। मामल्लापुरम टेम्पल का जो
शोर है, मीन्स जो कोस्ट है वो एक्सपोज हो गया था आफ्टर दी 2004 सुनामी, आप वो एग्जांपल लिख सकते हैं। आप चाहें तो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा जैसे एग्जांपल भी आप लिख सकते हैं, लॉस ऑफ कम्युनिटी बॉन्ड्स, ये सारे एस्पेक्ट आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बेटर होगा अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक कॉन्सिक्वेंसेज में ही आप लिख सकते हैं बायोडाइवर्सिटी के कंटेक्स में, तो दैट वुड ऑल्सो बी अ बेटर वे। लास्टली अगर हम देखें कंक्लूजन या वे फॉरवर्ड के लिए, तो वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन के लिए आप लिख सकते हैं अबाउट द अर्ली वार्निंग सिस्टम, कोस्टल जोन मैनेजमेंट, इसके अलावा आप लिख सकते हैं प्रिपेयर्डनेस, इसके अलावा आप लिख सकते हैं इनकल के लाइक द इंक्लूजन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज इन मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स, आप लिख सकते हैं रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, आप लिख सकते हैं सुनामी शेल्टर्स के बारे में, आप लिख सकते हैं अबाउट दी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, आप लिख सकते हैं अबाउट दी एनडीएमए गाइडलाइंस, आप लिख सकते हैं अबाउट दी डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी। So in this way you can go with the way forward or conclusion of this particular question. So multiple points हैं, and when it comes to keep it concise, 150 words में अगर आपको लिखना है तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा पॉइंट्स के पॉइंट्स को लेके। तो दैट्स हाउ वी कैन डील विथ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं और अब हम डील करेंगे मुख्य रूप से, आप देखेंगे अगर तो जो लगभग 250 वर्ड्स के क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स के क्वेश्चन, तो देयर वी विल सी सम मोर डायमेंशनल एस्पेक्ट। ये जो प्रश्न है, नाउ दिस क्वेश्चन इज अबाउट द एनर्जी, एनर्जी रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में है, ये मिनरल्स रिसोर्सेज या एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में है ये। तो बोला गया है कि क्या है वो जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन जिससे हमें पता चलता है कि हाउ देयर इज अ ऑन शोर एंड ऑफ शोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑयल रिजर्व्स ऑफ द वर्ल्ड, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ऑन शोर अकरेंसेस ऑफ ऑयल रिजर्व्स। तो बेसिकली अगर हम स्ट्रक्चर देखें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, बिकॉज नाउ वी हैव अ इनहैंस्ड वर्ड लिमिट, तो इनहैंस्ड वर्ड लिमिट को एड्रेस करने के लिए फर्स्ट व्हाट यू कैन राइट डाउन इन इंट्रोडक्शन, आप क्या कर सकते हैं, आप मेसोजोइक या सेनोजोइक एरा का एग्जाम्पल दे सकते हैं। Because that was the time period when most of the oil और मोस्ट ऑफ द ऑयल रिजर्व्स वर फॉर्म्ड, यही वो समय काल था। आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं अबाउट द कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में, बिकॉज द शेल्फ इज एक्चुअली रिच इन टर्म्स ऑफ द ऑफ शोर ऑयल रिजर्व्स। आप यहाँ पर लिख सकते हैं डीप सी बेसिन्स के बारे में, बिकॉज ऑफ दिस वी हैव रिजर्व्स, ऑयल रिजर्व्स ऑन द बॉटम ऑफ ओशियन। अब ये जो प्रश्न पूछा गया है वो भारत के डीप सी मिशन से, आई मीन करंट अफेयर से ओरिजिनेट हुआ है, इंस्पायर हुआ है, बट लिंक इन्होंने कर दिया है स्टैटिक पार्ट के साथ। चलिए दूसरा जो हम बॉडी कंटेंट अगर हम देखें, तो प्रश्न का जो बॉडी का पार्ट है, दैट बॉडी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज बेसिकली स्टार्टिंग विद द जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यू कैन से। तो आपको दिखाना है जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हुए आपको मेंशन करना है about the like you can say examples of the fields. जैसे for example we have a Safania field in Saudi Arab, then we have a like a Santos basin in Brazil। तो उस तरह से हम अभी देखते हैं। तो आप यहाँ पर एक मैप ड्रॉ कर सकते हैं वर्ल्ड मैप आउटलाइन के साथ, और उस आउटलाइन में आप दिखा सकते हैं कि मिडल ईस्ट या पर्शियन गल्फ में कौन कौन से जो है हमें ऑफ शोर ऑयल फील्ड देखने को मिलते हैं, नॉर्थ सी यानी कि यूरोप में हमें कौन कौन से ऑफ शोर फील्ड देखने को मिलते हैं, वेस्ट अफ्रीका में हमें कौन से देखने को मिलते हैं, लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया पैसिफिक में हमें कौन कौन से ऑफ शोर रिजर्व देखने को मिलते हैं। यहीं पर आप मेंशन कर सकते हो अबाउट दी वी कैन से द अकरेंसेस कि वाज दैट टाइम पीरियड, लगभग ये वो समय था जहाँ पर हमें जो है डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं। तो दैट्स वाई दे आर फाउंड इन द न्यूली फॉर्म्ड कस्टल एरियाज। थोड़ा सा मैकेनिज्म को यहाँ पर आप जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद थोड़ा सा चाहे तो इसे मेंशन कर सकते हैं। कैटेगरीली अगर आप देखेंगे तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर मिडिल ईस्ट रीजन के बारे में, आप लिख सकते हैं मिडिल ईस्ट और पर्शियन गल्फ के बारे में। तो मिडिल ईस्ट एंड पर्शियन गल्फ, here you can also mention specifically about the North Sea,
और नॉर्थ सी में आप लिख सकते हैं, नॉर्थ सी में आप स्पेसिफिकली लिख सकते हैं यूके, नॉर्वे, डेनमार्क, या जो नॉर्थ सी का पूरा बेसिन है वो लिख सकते हैं। आप अगर बात करें हम मिडल ईस्ट और पर्शियन गल्फ के बारे में, तो आप लिख सकते हैं अबाउट दी सफानिया ऑयल फील्ड विच इज़ देयर इन द सऊदी अरब, जो सबसे बड़ा ऑफशोर ऑयल फील्ड है। आप लिख सकते हैं ईरान, कतर और यूएई के एग्जांपल्स भी। आप वेस्ट अफ्रीका के एग्जांपल यहाँ पर डाल सकते हैं व्हेन इट कम्स टू दी ऑफशोर। अफ्रीका में आप लिख सकते हैं नाइजर, अंगोला, आप लिख सकते हैं बेसिकली घाना का जो जुबली बेसिन है उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। अगर हम अफ्रीका के कंटेक्स्ट में बात करते हैं, आप लैटिन अमेरिका अगर हम जाएंगे या साउथ अमेरिका अगर हम जाएंगे, तो साउथ अमेरिका के कंटेक्स्ट में आप लिख सकते हैं अबाउट दी सैंटोस एंड कैंपोस बेसिन ऑफ ब्राज़ील, बेसिकली मैक्सिको गल्फ का आप एग्जांपल डाल सकते हैं। नॉर्थ अमेरिका अगर आप देखेंगे, तो नॉर्थ अमेरिका में आप न्यू फाउंडलैंड का एग्जांपल डाल सकते हैं, आप नोवा स्कॉटिया का एग्जांपल डाल सकते हैं, अगर हम देखें स्पेसिफिकली विद रेस्पेक्ट टू द नॉर्थ अमेरिका। नोवा स्कॉटिया का एग्जांपल डाल सकते हैं और न्यू फाउंडलैंड का। आप अगर देखेंगे एशिया, एशिया पैसिफिक, तो हमारा मुंबई हाई का आप एग्जांपल डाल सकते हैं, साउथ चाइना सी का आप एग्जांपल, ठीक है। तो this is how we can give a distribution along with the map when it comes to the offshore oil reserves. आप ईस्टर्न मेडिटेरेनियन का भी यहाँ पर रेफरेंस डाल सकते हो। आप लेवांट बेसिन, जो कि इजराइल, साइप्रस और जो इजिप्ट का जो जोहार फील्ड है वहाँ पर आपको देखने को मिलता है, आप चाहे तो उसका भी रेफरेंस यहाँ पर दे सकते हैं, मल्टीपल रेंज। वहीं दूसरा जो पार्ट है इस प्रश्न का, जहाँ पर ये पूछा गया है आपसे कि हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ऑन शोर अकरेंसेस, मतलब ऑन शोर और ऑफ शोर में आपको डिफरेंस बताना है। तो द बेटर वे टू प्रेजेंट इज कि आप लिखेंगे यहाँ पर डिफरेंसेस, और डिफरेंसेस जो दूसरा डिमांड है, दूसरा सेंट्रल डिमांड है आपके प्रश्न का, तो दूसरा सेंट्रल डिमांड ऑफ प्रश्न को आप इस तरह से लिख सकते हो, डिफरेंसेस बना के आप टेबल बना सकते हो, और टेबल में आप वन साइड पे आप लिख सकते हो ऑफ शोर ऑयल रिजर्व्स, और दूसरी तरफ आप लिख सकते हो ऑन शोर ऑयल रिजर्व्स। ऑफ शोर ऑयल रिजर्व में आप लिख सकते हो कि जो ऑफ शोर ऑयल रिजर्व है दे आर फाउंड ऑन दी कॉन्टिनेंटल एरियाज, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यू कैन से कॉन्टिनेंटल स्लोप या डीप सी बेसिन में आप लिख सकते हैं। ऑन शोर जो है आप उसे लिख सकते हैं कि दे आर बेसिकली फाउंड इन द सेडिमेंट्री बेसिन ऑफ द लैंड पार्ट, डेजर्ट में मिल सकता है, प्लेन में मिल सकता है, या आपको प्लेटू में भी मिल सकता है। आप ऑफ शोर के एग्जाम्पल दे सकते हैं जो अभी हमने इतनी देर में पढ़े हैं, आप सफानिया का एग्जाम्पल दे सकते हैं, आप कैंपोस बेसिन का एग्जाम्पल दे सकते हैं, आप जुबली बेसिन का एग्जाम्पल दे सकते हैं। वही ऑन शोर की अगर हम बात करें, तो ऑन शोर में आप जो है बेसिकली लिख सकते हो दैट वी हैव अ वन टेक्सास ऑयल फील्ड इन यूएसए, उसका एग्जाम्पल दे सकते हो। आप आसाम का, आसाम ऑयल फील्ड ऑफ इंडिया का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू द टेक्नोलॉजी के कंटेक्स में, तो आपको ऑफ शोर यानी कि जो ओशियन की बाउंड्री के आसपास के रीजन है, वहाँ पर यू नीड अ हाई टेक्नोलॉजी, यू नीड अ हाई कॉस्ट कैपिटल चाहिए आपको ज़्यादा कंपेरेटिवली। लेकिन अगर आप ऑन शोर में देखेंगे, यहाँ पर ड्रिलिंग कंपेरेटिवली ईजी है, तो कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन इज़ वेरी लेस। रिस्क और हैजार्ड की बात करें, तो यहाँ पर मैराइन ऑयल स्पिल्स हो सकते हैं व्हेन इट कम्स टू द ऑफ शोर ऑयल रिजर्व्स। यहाँ पर लाइक वी हैव सो मेनी इंस्टेंसेस ऑफ ऑयल स्पिल। डीप वाटर होराइजन 2010 में एक इंसिडेंट हुआ था, यहाँ पर देयर वाज अ लार्ज स्केल डैमेज टू बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। यहाँ पर भी लैंड डिग्रेडेशन का प्रॉब्लम है व्हेन इट कम्स टू द ऑन शोर, मतलब जमीनी स्तर पर अगर हम देखें तो ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन का भी वी हैव सम ऑफ इश्यू और डिफरेंस जो हम आप लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आप चाहे तो यहाँ पर डिस्प्यूट का कंटेक्स्ट भी लिख सकते हैं व्हेन इट कम्स टू द ऑफ शोर, क्योंकि कई सारे कंट्रीज का जो ऑफ शोर ऑयल रिजर्व है वो वी हैव अ बाउंड्री ओवरलैपिंग, so because of that there might be a disputed water or disputed territories when it comes to the marine regions। और वहीं आप जो है ऑन शोर में लिख सकते हो when it comes to the बाउंड्रीज, तो यहाँ पर वेल डिफाइंड नेशनलाइज्ड और नेशनल बाउंड्रीज है, तो यहाँ पर बहुत फ्यू disputes हैं। So in this way you can approach the main two demand of this particular question। ऑलराइट, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस आप लिख सकते हैं चाहे तो कि भाई इससे एनर्जी सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी लीडरशिप, जियोपॉलिटिकल एडवांटेजेस, इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलेगी।
आप कंक्लूजन में लिख सकते हो कि लाइक वी मस्ट मूव टुवर्ड्स द क्लीनर एक्सट्रैक्शन, रिन्यूएबल इंटीग्रेशन इसके साथ करना चाहिए, रिड्यूस इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, इसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जाए। मीन्स जो ऑयल हम रॉ मटेरियल ले रहे हैं उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करें ताकि कम से कम डैमेजेस हो इन्वायरमेंट के। ऑल राइट, so in this way you can approach this particular, ideally this is the way to approach। आगे चलते हैं। now this is a very specific question, though this question is centrally revolved around the remote sensing और AI और ड्रोन इसमें जो है डाल दी, यानी कि जो हम सैटेलाइट से जो रिमोट सेंसिंग करते थे या सैटेलाइट से जो हम मैपिंग करते थे क्रस्ट की या हमारे अर्थ के सरफेस की, अब वही मैपिंग हमें करनी है विद द यूज ऑफ AI एंड ड्रोन्स। तो इसी का जो डायमेंशन है वो पूछा गया है GIS, और मीन्स वी हैव अ ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड वी हैव अ RS, दैट इज द रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजीज। तो बहुत ही उम्दा प्रश्न है ये, और यूपीएससी ने क्या किया ना कि ज्योग्राफी को लिंक कर दिया है, किसके साथ? ज्योग्राफी को लिंक कर दिया है स्पेसिफिकली विद द करंट अफेयर्स। तो एआई के साथ अभी एआई का बहुत ट्रेंड चल रहा है, सो दैट्स हाउ दे एडेड एआई हियर, और पूछा है कि कैसे इसको हम कर सकते हैं। तो देखिए हियर व्हाट यू कैन राइट डाउन इन इंट्रोडक्शन, शुरुआती दौर में इंट्रोडक्शन। अब ये थोड़ा सा फैक्चुअल प्रश्न है बट हाँ कंटेक्स्ट इसका मॉडर्न है, तो आपको यहाँ पर एआई वीआई के बारे में मेंशन नहीं करना है, rather you have to suggest कि how we can utilize these tools better। इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख सकते हैं? इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं अबाउट दी मॉडर्न प्लानिंग, जहाँ पर हमें एक्यूरेसी की ज़रूरत है, हमें रियल टाइम डेटा की ज़रूरत है, हमें मल्टी डायमेंशनल डेटा की ज़रूरत है, मल्टीपल लेयर्स की ज़रूरत है व्हेन इट कम्स टू द जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, व्हेन इट कम्स टू रिमोट सेंसिंग, है ना। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो विद रेस्पेक्ट टू द रेलेवेंस, और रेलेवेंस का कंटेक्स्ट क्या है? एक्यूरेसी। आप यहाँ पर कंटेक्स्ट दे सकते हो किसका? रियल टाइम का। आप यहाँ पर किसके बारे में मेंशन कर सकते हो? आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो जीआईएस के बारे में, व्हाट इज रिमोट सेंसिंग, इसके बारे में आप मेंशन कर सकते हो। आप मेंशन कर सकते हो इनके सिग्निफिकेंस के बारे में भी कि दे यूज टू इनहांस द एफिशिएंसी, प्रिसीजन, प्रिडिक्टिव कैपेसिटी जो है हमारी, उसमें हम इनका इस्तेमाल करते हैं कि कैसे हम इनका इस्तेमाल वेदर में करते हैं, कैसे इनका इस्तेमाल जो है वो प्लानिंग में करते हैं। तो ये कुछ पहलू हैं जो आप अपने इंट्रोडक्शन के पार्ट में ऐड कर सकते हैं। तो आई एम सजेस्टिंग द ऑल्टरनेटिव व्हेन इट कम्स टू द कंक्लूजन, सॉरी व्हेन इट कम्स टू द इंट्रोडक्शन। आते हैं मेन आपके बॉडी के पार्ट में। तो बॉडी के पार्ट में आप क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे सेट और सबसेट्स बना सकते हैं। फर्स्ट यू कैन राइट डाउन अबाउट द रोल ऑफ एआई, रोल ऑफ एआई इन प्लानिंग। और रोल ऑफ एआई इन प्लानिंग में आप क्या लिख सकते हैं? डेटा इंटीग्रेशन, डेटा एनालिसिस, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग के बारे में आप लिख सकते हैं, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के बारे में आप लिख सकते हैं, या लैंग्वेज लर्निंग मॉडल के बारे में आप लिख सकते हैं। कि डेटा इंटरप्रिटेशन का मतलब आप समझिए कि जो रिमोट सेंसिंग जो हमने डेटा लिया, लिडार सेंसर का यूज़ करके जो हमने डेटा लिया, उससे हम लैंड का रिक्लासिफिकेशन कर सकते हैं, उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि अर्बन स्प्रॉल कहाँ कहाँ पर है, उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग कैसे की जा सकती है। प्रेडिक्टिव मॉनिटरिंग में आप क्या लिख सकते हैं कि एआई ड्रिवन मैकेनिज्म्स का यूज़ कर सकते हैं हम ये पता करने के लिए कि ट्रैफिक का फ्लो कैसे होगा, या फ्लड के दौरान कैसे रिस्क मिटिगेशन किया जा सके, या किस तरह से स्मार्ट सिटी का जो है पूरा का पूरा जोनिंग किया जा सके। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं इन कंटेक्स्ट ऑफ द प्लानिंग और इन कंटेक्स्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। अगेन डेटा इंटीग्रेशन, एनालिसिस, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग और डिसीजन के कंटेक्स्ट में आप लिख सकते हैं रोल ऑफ एआई। फिर आप क्या लिख सकते हैं कि रोल ऑफ ड्रोन्स। यही जो तकनीक है, यही तकनीक भी हम जीआईएस और रिमोट सेंसिंग में भी इस्तेमाल करते हैं। तो आप सेम रेलेवेंस आप यहाँ पर डाल सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू रोल ऑफ ड्रोन्स, तो रोल ऑफ ड्रोन्स में आप मेंशन कर सकते हैं अबाउट दी हाई रेजोल्यूशन मैप। सैटेलाइट से थोड़ा तकनीकी बैरियर है, एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स हैं, बट आप अगर
टेरेन के स्लोप के पास से अगर आप ड्रोन उड़ाएंगे तो आपको बहुत हाई रेजोल्यूशन मैपिंग मिलेगा, बहुत हाई रेजोल्यूशन रियल टाइम इमेजरी आपको मिलेगी। और जो इमेजरी है, सॉरी, इमेजरी जो है, इमेजरी का यूज़ किया जा सकता है स्लम, डिजास्टर, एग्रीकल्चरल फील्ड्स को मैप करने के लिए। आप चाहें तो इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कंट्री वाइड देखना है कि वेयर वी कैन हैव अ इंफ्रास्ट्रक्चर, so that can be used. Nariga may this also can be used. Disaster management is also one of the way where this drones जो है they can be used. लैंड यूज प्लानिंग में भी जो है आप ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हो कि सिटीज के कौन कौन से एरिया में वेयर वी कुड हैव अ इलीगल ऑक्यूपेशन इन टर्म्स ऑफ द कॉलोनीज, तो वो हो सकता है। एग्रीकल्चर फील्ड में आप क्या लिख सकते हैं कि ड्रोन्स का इस्तेमाल करके ये पता लगाया जा सकता है कि क्रॉप्स की हेल्थ कैसी है। प्रिसीजन एग्रीकल्चर, या आप लिख सकते हैं वाटरशेड मैनेजमेंट या वाटरशेड प्लानिंग को भी इंश्योर अगर हमें करना है, सो वी नीड सम सॉर्ट ऑफ द टोपोग्राफिकल मैप, और वो ड्रोन की मदद से हम हासिल कर सकते हैं। तो इन दिस वे यू कैन राइट डाउन। तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज व्हाट द इंटीग्रेशन ऑफ GIS एंड रिमोट सेंसिंग। इन सब को जो है GIS एंड रिमोट सेंसिंग के साथ कैसे लिंक किया जा सकता है, वी हैव टू मेंशन दैट। आप लिख सकते हैं अर्बन प्लानिंग में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इससे हम 3D सिटी मॉडल्स हम बना सकते हैं, हम 3D जोन बना सकते हैं, हम 3D ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स बना सकते हैं, हम हाउस के लेआउट्स को जो है मैप कर सकते हैं, है ना। तो अर्बन प्लानिंग का कंटेक्स्ट आप यहाँ डाल सकते हैं। आप इन्वायरमेंटल प्लानिंग का कंटेक्स्ट डाल सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि विद द यूज ऑफ AI एंड विद द यूज ऑफ ड्रोन्स, AI models can be formed, and these AI models can help us to prevent deforestation. These AI models can help us to identify the pollution hotspot. These can also help us to track the wetland health. These can also help us to track the mangroves, status of mangroves. इस तरह से आप लिख सकते हैं। और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है ऑन ग्राउंड रियल टाइम वैलिडेशन, कि मैंग्रोव प्लांटेशन अगर हम कर रहे हैं तो कितना हुआ है, दैट कैन बी डन थ्रू द यूज ऑफ दीज ड्रोन्स। तो GIS और रिमोट सेंसिंग का ये एडवांसमेंट है, दैट नाउ वी कैन हैव अ इंफॉर्मेशन ऑन द फिंगर टिप। वहां पर आपको ऑलरेडी एक फोटो खींच के आपको दिखाया जाता है व्हेन इट कम्स टू द पब्लिक डोमेन, बट आप देखेंगे कि लाइव जो GIS या लाइव जो रिमोट सेंसिंग का डेटा है, दैट इज यूज फॉर द मिलिट्री पर्पजेस, या जो हमारी मेट्रोलॉजिकल बॉडीज है, मेट डिपार्टमेंट है, वहीं पर उनके पास ज़्यादा रियल टाइम एक्सेस है। पब्लिक डोमेन में रियल टाइम एक्सेस अभी तक नहीं है, तो पब्लिक डोमेन में भी रियल टाइम एक्सेस को इम्प्रूव कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू द रोल ऑफ AI एंड व्हेन इट कम्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ ड्रोन्स विद इट। तो रीजनल प्लानिंग को भी आप जो है यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। तो दीज 3 वर द सेंट्रल डिमांड, और इन सेंट्रल डिमांड को हम इस तरह से इस क्वेश्चन में एड्रेस कर सकते हैं। चैलेंजेस आप चाहें तो लिख सकते हैं छोटा सा बॉक्स बनाकर, दैट देयर इज अ हाई कॉस्ट ऑफ AI, ड्रोन टेक्नोलॉजी, डेटा प्राइवेसी को हमेशा देखिए AI के ऊपर सवाल उठते रहे हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल्ड मैन पावर एक थोड़ा सा कैविएट है यहाँ पर, तो ये भी आप चाहें तो चैलेंजेस में लिख सकते हैं, सिर्फ मेंशन कर सकते हैं, इलाबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो एग्जाम्पल तो इसने नहीं पूछा है, बट यस वी हैव टू ऐड एज मच एज वी कैन, ताकि आपका आंसर जो है मल्टी डायमेंशनल लगे जब एग्जामिनर पढ़े उसे। तो लास्टली कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हैं कि विद द सिनर्जी ऑफ AI, ड्रोन्स, GIS एंड रिमोट सेंसिंग, हम जो है एरियल प्लानिंग या जो रीजनल प्लानिंग है उसे हम मोर साइंटिफिकली डेटा ड्रिवन बना सकते हैं, उसे हम जो है मोर सस्टेनेबल वे में यूज़ कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जैसे मेजर्स में उसे हम यूज़ कर सकते हैं। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ओवरऑल यू कैन राइट डाउन। लास्टली आप समराइज कर सकते हैं कि इंक्लूसिव रीजनल डेवलपमेंट। तो विद दिस यू कैन अप्रोच टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। तो इट लुक्स लाइक ज्योग्राफी, बट इट इज ऑल्सो हैविंग अ ब्लेंड ऑफ साइंस एंड टेक। लेकिन साइंस एंड टेक में आपसे ये नहीं पूछा है कि GIS और रिमोट सेंसिंग और ड्रोन्स क्या है, आपसे पूछा है उसका यूटिलिटी। तो GIS और रिमोट सेंसिंग की जो यूटिलिटी है, सेम यूटिलिटी यू हैव टू लिंक विथ AI और ड्रोन, और कैसे उसको और एफिशिएंट कर सकते हैं। तो दीज डायमेंशंस यू हैव टू एड्रेस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, तो वेरी बेसिक और बहुत ही कंसेप्टिव प्रश्न है, और इस प्रश्न
का जो पूरा का पूरा आधार है वो आपका प्लेट टेक्टोनिक्स और नियो प्लेट टेक्टोनिज्म का है, का ये पूरा का पूरा कंटेक्स्ट है। इस पूरे के पूरे प्रश्न में आप देखेंगे कि आपको लिखना है अबाउट द प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, आपको लिखना है अबाउट द सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, ओशियन बेसिस के बारे में आपको लिखना है एंड सो ऑन। तो चर्चा करते हैं हम। लाइक हियर वी हैव अ 250 वर्ड्स, तो वी हैव अ प्लेंटी वर्ड लिमिट हियर। इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख सकते हैं? इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं अर्थ के लिथोस्फीयर के बारे में, कि जो अर्थ का लिथोस्फीयर है वो ब्रोकन है, एंड दैट इज बीइंग ब्रोकन इन टर्म्स ऑफ सेवरल सेवरल प्लेट्स। और ये जो प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स क्यों मूव करती है? बिकॉज ऑफ द मेंटल कन्वेक्शनल करंट्स। आप लिख सकते हैं कि प्लेट यूज टू फ्लोट ओवर दी इनसे ओवर दी asthenosphere, यू कैन से टेक्टोनिक मूवमेंट्स आप लिख सकते हैं। और बिकॉज ऑफ दी you can say varied speed of these plates, there is a configuration of continents and configuration of ocean basins presently, which has been changed over the geological time history of earth। ठीक है, आप चाहे तो ये यहाँ मेंशन कर सकते हैं। रेफरेंस के तौर पर आप चाहे तो यहाँ पर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में लिख सकते हैं। रेफरेंस के तौर पर आप चाहे तो यहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में लिख सकते हैं। यहाँ पर आप रेफरेंस के लिए चाहें फॉर एग्जांपल तो आप नियो प्लेट टेक्टोनिज्म के बारे में भी लिख सकते हैं। सेंट्रल पार्ट पे आते हैं, जो बॉडी का कंटेंट है हमारा। बॉडी के कंटेंट में फर्स्ट आप क्या लिख सकते हैं? आप थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और जो सुपर कॉन्टिनेंट वाला जो एल्फ्रेड वेगनर का साइकिल है आप उसे मेंशन कर सकते हैं, या एल्फ्रेड वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है उसे आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। देखिए यहाँ पर सिर्फ आपको रेफरेंस देना है इंट्रोडक्शन में, बट बॉडी के कंटेंट में थोड़ा सा इसे एलाबोरेट करना है कि वेगनर हैज सजेस्टेड दैट द ऑल द लैंड मास वर वंस यूनाइटेड Pangea basically 250 million years ago, but the Pangea was broke up into the two parts, formation of Laurasia and Gondwana. Present day we have a continent, distribution of continents accordingly। आप लिख सकते हो with respect to the shift in the oceanic circulation, shift in the biodiversity distribution, है ना, जो वैगनर के एविडेंसेस है, एंड क्लाइमेट बेल्ट, दिस कैन ऑल्सो बी एडेड। और यहाँ पर आप जो है डायग्राम बना सकते हो इस पूरे के पूरे प्रोसेस का, दैट विल बी अ एड ऑन। दूसरा आप क्या मेंशन कर सकते हो? आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी विच लेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन बेसिन एंड एक्सपेंशन ऑफ ओशियन बेसिन। तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो सी फ्लोर स्प्रेडिंग। It's because of the divergent plate boundaries. We have this uh, lava or magma which is actually having some sort of ascent, and because of the ascent we have a widening of the ocean's bottom। ये आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल चाहे तो डाल सकते हैं आप, अटलांटिक ओशन लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से जो है वो डाइवर्ज हो रहा है। आप ये लिख सकते हैं। आप ये लिख सकते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस देयर इज अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर रेशियोज। ये पूरी की पूरी अर्थ के ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड और वाटर का रेशियो दैट इज बीइंग चेंज बिकॉज ऑफ द सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। और यहाँ पर आप एग्जांपल बना सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल नहीं, डायग्राम बना सकते हैं। आप लिख सकते हैं अबाउट द पैलियोमैग्नेटिज्म के बारे में। आप लिख सकते हैं अबाउट द मैग्नेटिक पोलैरिटी व्हेन इट कम्स टू द सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के बारे में। आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो अबाउट द सबडक्शन ऑफ ओशियन बेसिन्स या सबडक्शन ऑफ ओशन प्लेट्स। It is because of the subduction of ocean plates we have a change in terms of the boundaries of continents। जहाँ पर भी आपको सबडक्शन देखने को मिलेगा ऑफ कॉन्टिनेंटल प्लेट, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दैट वी हैव अ कोल्ड माउंटेन्स, राइट। विल हैव अ अर्थक्वेक फॉर एग्जांपल। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का यहाँ पर आप एग्जांपल दे सकते हैं। माउंटेन बिल्डिंग ओरोजेनी का आप यहाँ पर एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, तो यू कैन गिव अ कंटेक्स्ट ऑफ सबडक्शन and you can also give a context of, for example, rift valley का आप example दे सकते हैं। it is because of the rift valley the continents are fragmenting। और आप चाहें तो अफ्रीका का एग्जांपल दे सकते हैं। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का भी आप चाहें तो यहाँ पर एग्जांपल दे सकते हैं that it is because of the transform boundaries generally we have a fault in the interior parts of the plate। आप यहाँ पर चाहें तो आइसोस्टेसी वर्टिकल मूवमेंट एंड आइसोस्टेसी का भी एग्जांपल दे सकते हैं। दैट it's because of the these movement in the tectonism, or let's say because of the movement in the plates
Tectonic plates or tectonism also causes the upliftment, means epeirogenic and subsidence of land mass. ठीक है, अब ये एग्जांपल डाल सकते हैं, आप चाहें तो आइसोस्टेसी का कंटेक्स यहाँ पर डाल सकते हैं, दैट लाइक इट्स बिकॉज ऑफ द स्कैंडिनेवियन शील्ड जो है आइस एज के बाद वो रिबाउंड हुई, दैट लेड टू द राइजिंग ऑफ द लैंड विच इज रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर एरिया, आप लिख सकते हैं। मिसिसिपी डेल्टा जो सबसाइड हो रहा है उसको आप यहाँ पर यू कैन कोट। अल्टीमेटली आपको दिखाना है कि किस तरह से जो कॉन्टिनेंट और ओशन की जो बाउंड्रीज है उनका जो शेप है बेसिकली वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यू कैन मेंशन इन दीज पॉइंट्स। और बहुत अच्छा होगा अगर आप पैरेलली आप डायग्राम बनाते जाए, तो सबडक्शन के साथ भी आप डायग्राम बना सकते हैं, आप रिफ्ट वैली के साथ भी आप डायग्राम बना सकते हैं, और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के साथ भी आप डायग्राम बना सकते हैं, आप फॉल दिखा सकते हैं, टर्की का फॉल दिखा सकते हैं, इवन यू कैन शो द फॉल्स रेस्पेक्टिव टू द इंडियन प्लेट एज वेल, तो वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। लास्टली व्हेन इट कम्स टू द कंक्लूजन, तो कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं दैट यू कैन राइट डाउन इन दिस वे कि टेक्टोनिक मूवमेंट जो है, उन टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से ही जो है अर्थ के जो शेप है उस शेप में फंडामेंटल चेंजेस आते हैं, और वो फंडामेंटल चेंजेस जो है अर्थ के इंडोजेनेटिक फोर्सेस से ओरिजिन है या मेंटल कन्वेक्शनल करंट से ओरिजिन है, एंड देयर इज अ इंटरप्ले बिटवीन इंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। आप लिख सकते हैं कि दीज चेंजेस ऑल्सो अफेक्ट द क्लाइमेट सिस्टम, ओशन करंट्स, वॉल्केनिक हॉटस्पॉट, ह्यूमन सिविलाइजेशन, ह्यूमन सेटलमेंट्स, तो लिंक कर दीजिए आपको ह्यूमन से। तो आप लास्टली ये भी लिख सकते हैं कि इट सीम्स दैट अर्थ इज अ स्टैटिक sphere, but it is a very dynamic sphere. It is geographically dynamic sphere. ये आप लिख के इस पूरे के पूरे प्रश्न को कंक्लूड कर सकते हैं। When it comes to the evolving planet, आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं कि अर्थ इज इवॉल्विंग फ्रॉम द स्टैटिक स्फेयर टू डायनामिक स्फेयर, इट इज स्टिल इवॉल्विंग, इट इज स्टिल सब्जेक्टेड टू नंबर ऑफ चेंजेस। तो इस तरह से थोड़ा सा ब्रॉड एक्सप्लेनेशन करते हुए 250 वर्ड्स में यू कैन हैंडल दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। ऑलराइट, मूविंग अहेड, आगे चलते हैं। प्रश्न है, भूमि, मिट्टी और जल संसाधनों के विशेष संदर्भ के साथ गंगा नदी बेसिन में जनसंख्या वितरण और घनत्व पर चर्चा की है। डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन गंगा रिवर बेसिन, स्पेशल रेफरेंस टू लैंड, सॉइल एंड वाटर रिसोर्स। तो अगर हम देखें स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो ये जो पूरा प्रश्न है ये ज्योग्राफी के माइग्रेशन थ्योरी के आसपास रिवॉल्व हो रहा है, और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है बेसिकली पुल फैक्टर्स पे, हालांकि क्वेश्चन में ही दे दिया है पुल फैक्टर्स व्हेन इट कम्स टू दीज लैंड, सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज का पार्ट, बट थोड़ा सा यहाँ पर प्रश्न को ट्विस्ट किया गया है, विद रिस्पेक्ट टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेंसिटी। तो शुरुआती दौर में आप क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा सा यहाँ पर गंगा बेसिन को स्पेसिफिक मेंशन कर सकते हैं। इन इंट्रोडक्शन यू कैन राइट डाउन अबाउट दी गंगा बेसिन, और आप चाहें तो लिख सकते हैं कि लगभग लगभग 8.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, 8.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है दैट इज बीइंग देयर विद रिस्पेक्ट टू द गंगा रिवर बेसिन। आप लिख सकते हैं कि लगभग 40% जो हमारी आबादी है देश की वो इसी पर्टिकुलर एरिया में रह रही है। दैट्स व्हाई इट इज वन ऑफ द गंगा बेसिन इज वन ऑफ द डेंसेस्ट ह्यूमन हैबिtat ग्लोबली। आप ये भी मेंशन कर सकते हैं। आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि इट्स पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज मेनली अ कॉम्बिनेशन ऑफ पुश एंड पुल फैक्टर। आप चाहें तो यहाँ पर एक इस तरह से बॉक्स बना सकते हैं, और बैक बॉक्स बना के आप लिख सकते हैं कि व्हाट आर दी पुल फैक्टर्स विच आर एसोसिएटेड विद द अट्रैक्टिंग पॉपुलेशन। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि वी हैव अ फर्टाइल एलिवल सॉइल, या यहाँ पर जो डायमेंशन पूछा हुआ है आप लिख सकते हैं अबाउट द पेरेनियल वाटर रिसोर्सेज। आप लिख सकते हैं अबाउट द फ्लैट टोपोग्राफी, ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कल्चर एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस। आप चाहें तो लिख सकते हैं अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट भी आप चाहें तो हाँ लिख सकते हैं when it comes to these pull factors। आप यहीं पर जो है कंटेक्चुअली आप लिख सकते हैं अबाउट द पुश फैक्टर के बारे में। ध्यान रखिएगा पेज के एक साइड के मार्जिन में, पेज के दूसरे साइड में वी विल हैव अ डिफरेंट कंटेंट जो हम अभी डिस्कस। आप यहाँ पर लिख सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू द डेक्कन प्लेटूज की, लाइक डेक्कन प्लेटू वी हैव अ पुअर सॉइल
and we have some sort of scarcity in the water resources, so that's why it will act like a push factor. Mountain of Himalayas का आप context ले सकते हैं यहाँ पर, that we have a rugged terrain, we have a cold climatic condition, limited cultivable land की वजह से it will act like a push factor. That's why people will have a preference to live in this Ganga Valley. आप लिख सकते हैं flood और erosion का context, आप लिख सकते हैं rural poverty and land fragmentation का context. Small land holding भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं when it comes to the Bihar, when it comes to the Uttar Pradesh. So that's why people are pushing towards the these गंगा बेसिन और वहाँ पर माइग्रेट हो रहे हैं कहाँ पर, दिल्ली और कोलकाता जैसे शहरों में. तो ये भी आप यहाँ पर कंटेक्स्ट मेंशन कर सकते हैं when it comes to the push. चलिए, अब जो सेंट्रल डिमांड है क्वेश्चन की, मतलब पैरेलल बॉडी का कंटेंट है ये. तो एक तरफ पेज के आधे मार्जिन में आप कंटेंट लिख सकते हैं और आधे मार्जिन में ये पुश एंड पुल फैक्टर को बस लिस्ट करना है, उसको एक्सप्लेन नहीं करना है, उसको बस लिस्ट करना है. चाहे तो एग्जाम्पल दे सकते हैं, चाहे तो अदरवाइज नहीं भी देंगे तो भी लाइक दैट वुड बी द इनफ व्हेन इट कम्स टू द कंटेंट ऑफ क्वेश्चन. बट सेंट्रल डिमांड क्या है? सेंट्रल डिमांड है आपको पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में. एंड हाउ यू कैन राइट डाउन अबाउट द पॉपुलेशन डेंसिटी? आप लिख सकते हैं यहाँ पर 3 जोन्स हैं और 3 जोन्स को आप चाहे तो मैप में भी बना सकते हैं. तो पहले हम देख लेते हैं कि कैसे इसको लिख सकते हैं, देन विल ट्राई कि मैप में हम कैसे प्लेस कर सकते हैं. आप लिख सकते हैं कि हियर वी हैव अ हाई डेंसिटी जोन. फिर आप दूसरे पार्ट में आप लिख सकते हैं वी हैव अ मॉडरेट डेंसिटी जोन. और तीसरा जो है आप लिख सकते हैं लो डेंसिटी जोन्स. हाई डेंसिटी जोन, मॉडरेट डेंसिटी जोन एंड लो डेंसिटी जोन. हाई डेंसिटी जोन में आप लिख सकते हैं अपर और मिडिल गंगा के जो प्लेन है, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल के जो प्लेन है, वहां पर आप देखेंगे कि जो पर पर्सन डेंसिटी है वो लगभग 1000 से भी ज्यादा है इन 1 किलोमीटर. सो वी हैव 1000 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर. दिस इज व्हाट द पॉपुलेशन डेंसिटी व्हेन इट कम्स टू द अपर एंड मिडिल गंगा प्लेन. ईस्टर्न उत्तर प्रदेश इसका एग्जाम्पल हो गया, नॉर्दर्न बिहार इसका एग्जाम्पल हो गया, देन वी हैव वेस्ट बंगाल, द एंटायर वेस्ट बंगाल इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस. ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं. और इसी को आप उसमें मैप में कैसे लोकेट कर सकते हैं? यू कैन लोकेट इन मैप इन दिस वे. आप ड्रॉ कर लीजिए मैप ऐसे एंड देन आउटलाइन बेस्ड मैप, और अल्टीमेटली यू कैन ड्रॉ इन दिस वे दैट वी हैव ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, देन वी हैव बिहार एंड देन वी हैव वेस्ट बंगाल. दिस इज अ जोन वेयर वी कैन हैव अ हाई डेंसिटी पॉपुलेशन और हाई डेंसिटी जोन. मॉडरेट डेंसिटी की अगर हम बात करें तो मॉडरेट डेंसिटी विल बी देयर टुवर्ड्स द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और हरियाणा के आसपास आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा. मैकेनाइज फार्मिंग है, इस वजह से अर्बन स्प्रॉल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा. बट यस, इट इज लेस इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी. आपको यहाँ पर डेंसिटी देखने को मिलेगी 800 से लगभग 900 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर. So this you can denote here that we have a for example we have a western उत्तर प्रदेश. आप लगभग दिल्ली के आसपास भी आ सकते हैं और हरियाणा के आसपास का रीजन आप ले सकते हैं और इसको आप मेंशन कर सकते हैं दैट वी हैव दिस मॉडरेट डेंसिटी जोन. आप लिख सकते हैं मॉडरेट डेंसिटी. वही अगर मैं बात करूं लो डेंसिटी जोन की, तो लो डेंसिटी जोन में आप क्या लिख सकते हैं दैट वी हैव हिमालय, अपर हिमालयन रीजन, और वी हैव दिस रीजन ऑफ राजस्थान जहां पर वी हैव अ स्पार्स पॉपुलेशन. It's because of the unfavorable geographical factors, rugged terrain, soil and harsh climatic conditions. हिमालयन हेडवाटर्स के बारे में आप लिख सकते हैं चाहे तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के आसपास में. आप राजस्थान के एरिड रीजन के बारे में भी आप चाहे तो लिख सकते हैं. तो कंट्रास्टिंगली आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं दिस प्लेस एंड वी हैव दीज अपर हिमालयन ट्रैक्ट्स. दीज आर बीइंग नोन फॉर दीज लो डेंसिटी जोन्स. तो इस तरह से आप लो डेंसिटी का रेफरेंस दे सकते हैं. डेंसिटी कितनी लो है यहाँ पर? डेंसिटी है यहाँ पर लगभग 200 पर्सन 200 पर्सन 200 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर. दिस इज व्हाट द डेंसिटी इज. ऑलराइट, तो देखिए प्रेजेंटेशन करने का तरीका आपका बेहतरीन होना चाहिए. आप इन्फॉर्मेशन तो डाल ही रहे हो, बट व्हेन यू are drawing map and when you are putting the same information in map, that will be a added advantage. आपको वहाँ पर एक आधा नंबर का एडवांटेज बहुत देखने को मिलेगा. पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें, जो दूसरा पार्ट है इस पूरे के पूरे प्रश्न का, तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन आप इस तरह से दिखा सकते हो कि वेयर वी कैन हैव अ रूरल पॉपुलेशन और वेयर वी कैन हैव अ अर्बन पॉपुलेशन. फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल,
आप लिख सकते हो कि रूरल कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर है, आप लिखेंगे रिवर बैंक्स और कनाल इरिगेटेड एरियाज है, वहाँ पर हमें रूरल कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा देखने को मिलता है। दोआब रीजन अब गंगा यमुना में आपको ये ज़्यादा देखने को मिलेगा। आप लिख सकते हैं अबाउट दी रूरल एरियाज, आप लिख सकते हैं अर्बन एरियाज के बारे में। अर्बन एरियाज आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, अर्बन एरियाज आपको देखने को मिलेंगे वेर एवर वी हैव अ रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंडस्ट्रियल हब, वाराणसी कानपुर इसका एग्जाम्पल हो गया, पटना आप लिख सकते हैं, कोलकाता आप लिख सकते हैं। दीज आर ऑल्सो दी डेंस पॉपुलेटेड एरियाज इन द गंगा बेसिन ना, यू कैन राइट डाउन अबाउट दिस, ठीक है। तो एंड लास्टली यू कैन ऑल्सो राइट डाउन अबाउट दी वन माइग्रेशन एस्पेक्ट is also one of the important caveat when it comes to the पॉपुलेशन। तो आप लिख सकते हैं कि आउट माइग्रेशन हो रहा है कहाँ पर, आउट माइग्रेशन हो रहा है कहाँ से, उत्तर प्रदेश से बिहार की तरफ ड्यू टू लैंड फ्रेगमेंटेशन। इन माइग्रेशन हो रहा है कहाँ पर, दिल्ली एनसीआर और कोलकाता जैसे मेट्रोपॉलिटन रीजन्स में फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, पुश एंड पुल फैक्टर, यू कैन राइट डाउन इन दिस, ऑलराइट। तो इस तरह से आप डेंसिटी और इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूशन को एड्रेस कर सकते हो और पुल एंड पुश फैक्टर को इस तरह से दिखा सकते हैं when it comes to the presentation of this particular answer. Lastly, conclusion में आप क्या लिख सकते हैं कि this Ganga basin have a very high fertility water and opportunities as a pull factor, while we have a resource scarcity, hazards kind of condition, population density as a push factor. This make this particular Ganga basin as one of the most dense or heartland or population heartland of India. आप इस तरह से, या आप लास्टली कोट देके भी समराइज कर सकते हैं। तो अमर्त्य सेन ने उनका एक बहुत अच्छा फेमस स्टेटमेंट है, दैट इज पॉवर्टी एंड पैडी ग्रोस टुगेदर, धान के खेत और गरीबी एक साथ बढ़ती है। तो बेसिकली आप चाहें तो वो भी कोट डाल सकते हैं कंक्लूजन में, दैट वुड बी वन ऑफ द बेस्ट वे टू कंक्लूड दीज काइंड ऑफ आंसर्स। ये आप सजेस्ट कर सकते हैं कि इन व्हाट वेज वी कैन हैव सम सॉर्ट ऑफ रेमेडीज व्हेन इट कम्स टू द गंगा बेसिन, इस पे पॉपुलेशन के दबाव को कम कैसे किया जा सकता है ना। तो डेमोग्राफिक हार्टलैंड आप मेंशन कर सकते हैं, आप मेंशन कर सकते हैं कुछ मेजर्स जिससे जो है जनसंख्या का दबाव यहाँ पर कम किया जा सकता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पर आप लिख सकते हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। तो दिस क्वेश्चन इज नॉट स्पेसिफिक टू ज्योग्राफी, बट ये प्रश्न ज्योग्राफी से इंस्पायर्ड जरूर है, हालांकि थोड़ा सा इसमें इन्वायरमेंट का डायमेंशन है, लेकिन पूछा हुआ जो कंटेक्स्ट है वो लगभग लगभग इन्वायरमेंट का है। सो इन्वायरमेंट और सोसाइटी का यहाँ पर तीनों का कॉम्बिनेशन है, प्राइमरली इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी, लेकिन बीच में ज्योग्राफी का एंगल भी आता है, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन इज बिट बिट वी कैन से इन्वायरमेंट टिल्टेड, ज्योग्राफी इंस्पायर्ड एज वेल। तो बोला है कि अचीविंग सस्टेनेबल ग्रोथ विथ एम्फेसिस ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन could come into conflict with the poor people need in a country like India। तो भारत जैसे देश में गरीब लोगों की ज़रूरतों के साथ टकराव आ सकता है अगर हम पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास जैसी अवधारणाएं हम हासिल करना अगर चाह रहे, तो थोड़ा सा क्रिटिकली लैंग्वेज यहाँ पर आपको बना के रखनी होगी। यहाँ पर आपको दोनों डायमेंशन पे फोकस करना होगा, व्हेन इट कम्स टू द लाइवलीहुड और व्हेन इट कम्स टू द कंजर्वेशन, ठीक है। तो हम इसी तरह से देखते हैं कि व्हाट विल बी द बेस्ट वे टू मेक अ स्ट्रक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन में आप क्या कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन में यू कैन राइट डाउन अबाउट दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट डायलेमा के बारे में आप मेंशन कर सकते हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट डायलेमा के बारे में आप मेंशन कर सकते हो। आप मेंशन कर सकते हो स्पेसिफिकली विथ रेस्पेक्ट टू द इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, आप मेंशन कर सकते हो विथ रेस्पेक्ट टू द इमीडिएट impact on the poor people, that can also be mentioned। तो इन सब के बारे में आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में भी ऑल्टरनेटिवली चाहे तो मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज हाउ यू कैन अप्रोच द इंट्रोडक्शन कंटेंट ऑफ दिस। अब हम आते हैं विद रेस्पेक्ट टू द
conflict dimension जो पूछा हुआ है क्वेश्चन का जो कोर डिमांड है, that what are the conflict dimensions. You can mention in this way that what will be the conflict dimensions when it comes to the sustainable development and the uh, needs of poor people. तो आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं specifically you can write down about the livelihood. आप लिख सकते हैं about the livelihood and conservation. Livelihood and conservation. इस पॉइंट में आप क्या लिख सकते हैं? इस पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कि अगर हम फॉरेस्ट रिसोर्सेज के यूज पे रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो हम बायोडाइवर्सिटी को तो कंजर्व कर लेंगे, लेकिन जो लाइवलीहुड फ्यूल नीड्स है ऑफ ट्राइबल पीपल या जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स है उसके उनके ऊपर जो है हम एक तरह से एक प्रतिबंध लगा देंगे. तो देयर इज अ डिबेट ऑफ व्हाट लाइवलीहुड एंड कंजर्वेशन. अगर आप रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे फॉरेस्ट यूज के ऊपर टू कंजर्व योर बायोडाइवर्सिटी तो लाइवलीहुड किसका प्रभावित होगा? ट्राइबल्स और फॉरेस्ट ड्वेलर्स का, जिनकी डिपेंडेंसी और फ्यूल वुड्स के ऊपर, फॉरेस्ट के ऊपर और माइनस फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर. तो जैसे आप इसका एग्जांपल चाहें तो नियामगिरी माइनिंग बैन हुआ था तो बोला गया कि इकोलॉजी को हमें प्रिवेंट करना है, दैट्स वाई. लेकिन इसने क्या असर डाला? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज खत्म कर. तो नियामगिरी माइंस का आप चाहें तो यहाँ पर एग्जाम्पल डाल. तो लाइवलीहुड वर्सेस कंजर्वेशन या लाइवलीहुड एंड कंजर्वेशन करके आप इस तरह से लिख सकते हैं. बैलेंस का वी हैव सम कंटेक्स्ट. दूसरा आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं? टिप्पणी कर सकते हैं. आप टिप्पणी ये भी कर सकते हो कि देयर इज अ एनर्जी पॉवर्टी वर्सेस क्लाइमेट गोल्स या एनर्जी पॉवर्टी एंड क्लाइमेट गोल्स. देयर आर मल्टीपल वेज टू राइट. हम देख रहे हैं कि कौन सी एक आइडियल अप्रोच हो सकती है. जैसे लार्ज पॉपुलेशन अगर है तो उसका जो मेजर फोकस होगा विलेज एरियाज का, दैट फोकस विल बी ऑन द फायरवुड, फोकस विल बी ऑन केरोसिन या कोल मान लीजिए आप. अब जब हम ट्रांजिशन कर रहे हैं किधर? रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, तो इससे क्या हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में हार्डशिप आपको झेलनी पड़ सकती है व्हेन इट कम्स टू द पीपल ऑफ आवर कंट्री. आप समझिए कि कॉस्ट इफेक्टिव वे में दे कैनॉट गो विद द सोलर बिकॉज वो थोड़ा सा कॉस्ट इंटेंसिव है. तो या तो आप जो है लोगों को एनर्जी पॉवर्टी की तरफ धकेल सकते हैं जस्ट फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ क्लाइमेट गोल्स. तो दैट इज हाउ यू कैन सब्सटैंशिएट योर पॉइंट व्हेन इट कम्स टू द एनर्जी पॉवर्टी एंड क्लाइमेट गोल्स. आप लिख सकते हैं अबाउट द अर्बन पुअर एंड इन्वायरमेंटल रेगुलेशन के बारे में भी. अर्बन पुअर एंड environment regulation can also add this particular point here as well. आप लिख सकते हैं कि जो slum dwellers हैं, if they face a eviction in the name of clean cities or let's say river planning, it in terms of floodplain zoning, so that will actually resulted into the urban poor का the livelihood opportunities, उसके सर्वाइवल के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा. आप यमुना का फ्लड प्लेन का एग्जांपल दे सकते हो कि वहां से जो है लोगों को डिस्प्लेस किया गया फॉर द इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन. तो यू कैन स्ट्राइक अ बैलेंस व्हेन इट कम्स टू द अर्बन पुअर एंड एनवायरमेंटल रेगुलेशन. दिस इज हाउ यू कैन मेंशन. जो टिप्पणी का कंटेक्स्ट पूछा हुआ है यहाँ पर आप लिख सकते हो स्पेसिफिकली विद रेस्पेक्ट टू द एग्रीकल्चर. आप लिख सकते हो एग्रीकल्चर वर्सेज रिसोर्स प्रोटेक्शन. एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स प्रोटेक्शन कि या तो हो सकता है कि पुअर फार्मर्स जो ओवर यूज कर रहे हैं फर्टिलाइजर्स का या एग्रोकेमिकल्स का जिससे ग्राउंड वाटर का पोल्यूशन हो रहा है फॉर देयर सर्वाइवल, और अगर ये वो करते रहेंगे तो दैट विल लीड टू द सॉइल डिग्रेडेशन एंड वाटर क्राइसिस. और अगर आप इसको रोकना चाह रहे हैं, आप रिसोर्स प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, सो यू आर एक्चुअली अफेक्टिंग व्हाट? एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर इज रूरल एक्टिविटी. poor people generally we can say they are having this kind of aspect. तो सस्टेनेबल ग्रोथ को अचीव करते करते हो सकता है कि हम पुअर पीपल की नीड को जो है थोड़ा सा इम्पैक्ट कर सकते हैं. तो दिस इज हाउ यू कैन राइट डाउन अबाउट दीज कन्फ्लिक्टिंग डायमेंशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. और इसने टिप्पणी करने को बोला है, क्रिटिकली एग्जामिन करने को नहीं बोला. सो यू हैव टू मेंशन द स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट्स.
यहाँ पर आप एक और एस्पेक्ट मेंशन कर सकते हैं कि व्हाट मेजर्स वी हैव टू डू। आपने समस्या तो बता दी है, समस्या बताने के साथ साथ जो है कुछ मेजर्स बताइए, कुछ उपाय बताइए कि कैसे इसको डील किया जाए। आप लिख सकते हैं इंक्लूसिव पॉलिसीज, आप लिख सकते हैं कैंपा को ठीक से फॉलो किया जाए, आप लिख सकते हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट में जो है कुछ ऐसे बदलाव किए जाए जिससे दोनों के बीच में समन्वय स्थापित किया जा सके, फॉरेस्ट और ट्राइबल्स के बीच में। आप यहाँ पर लिख सकते हैं ग्रीन लाइवलीहुड के बारे में, इको टूरिज्म, ऑर्गेनिक फार्मिंग, रेन्यूएबल एनर्जी, जॉब्स, ऐसी कुछ चीज़ें आप लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि सब्सिडीज और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है फ्यूल वुड से लोगों को दूर किया जाए और क्लाइमेट गोल्स के उनको अचीव करने के लिए एलपीजी या उज्ज्वला योजना आप यहाँ पर कोट कर सकते हैं। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग आप मेंशन कर सकते हैं कि पंचायत लेड वाटर एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट शुड बी देयर टू मेंटेन द रीजनल इकोलॉजी ऑफ द रीजन। इस तरह से आप कुछ यहाँ पर मेजर सजेस्ट कर सकते हैं। ओके, एंड लास्टली कंक्लूजन वाले पार्ट में यू कैन मेंशन अबाउट द पॉवर्टी एलिवेशन। आप मेंशन कर सकते हैं कि क्रिटिकली आप चाहे तो कंक्लूड कर सकते हैं, आप मेंशन कर सकते हैं कि वाइल पॉवर्टी एलिवेशन and environmental protection may appear conflicting, however they are interdependent. Sustainable growth in India must integrate equity with ecology। तो इक्विटी विद इकोलॉजी करके आप जो है इस पूरे के पूरे आंसर को आप समराइज कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं, कंक्लूड कर। इसी के साथ हमारा सेशन भी कंक्लूड होता है। I hope you learn about the approach, how to deal with these kind of questions when it comes to the एग्जाम्स। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप पार्ट्स में डिवाइड करिए, सब पार्ट्स में डिवाइड करिए, एग्जाम्पल को अप्रोच करिए, डायग्राम्स के ऊपर फोकस करिए, मैप्स के ऊपर फोकस करिए। दैट विल बी द बेस्ट वे टू आंसर द क्वेश्चंस विच आर एक्चुअली फ्रॉम ज्योग्राफी। दैट विल बी ऑल फॉर नाउ। टेक केयर। जय स्वामीनारायण।